Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we resume our lecture number 5 and session number 3. Before moving on predicting our feelings, I would like to know what did you learn in last point? बेटा आखिरी पॉइंट में आपने क्या सीखा मुझे बता सकते हैं? Yes, sir, about enlightened people. अच्छा, what's the difference between enlightened people and learned people? Anyone? What's the difference between enlightened people and learned people? Sir, may I? Yes. सर एनलाइट पीपल मीन्स के वो जो हम अपनी ज़ाहिरी आंखों से वो चीजें नहीं देखते, वो लोग वो चीजें देख लेते जी। दूसरा फर्क और जो मैं सुनना चाहता हूं। सर लर्न पीपल मतलब जो दूसरों को जानते पहचानते हैं। और एनलाइटेंड? एनलाइटेंड सर मतलब जो हम वो चीजें नहीं जानते, जो हमारी आंखों से हम नहीं देखते, जो अंदर की चीजें होती है वो। आप 70% करेक्ट बता रही हैं, लेकिन 30% उस पॉइंट पे नहीं आ रही जो पॉइंट मैं सुनना चाहता हूँ। सर एनलाइटेंड मतलब जो अपने आप को जानते हैं। एग्जैक्टली 110%। ये किसकी कहावत है कि जो दूसरों को जानते हैं वो लर्नड होते हैं और जो अपने आप को जानते हैं वो एनलाइटेंड होते हैं? किसकी कहावत है? लाओ लाउड सर कुछ ऐसा। Loud. अच्छा बेटा, प्रिडिक्टिंग अवर फीलिंग्स यानी आप अपनी फीलिंग्स, बेटा फीलिंग्स यानी द इवेंट्स ऑफ योर हार्ट, आपके इवेंट में क्या क्या चीजें होती हैं। फीलिंग्स की जब हम बात करते हैं तो खुशी, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज, सॉरो, ठीक है बेटा, ये फियर, ये सारी जो है वो फीलिंग्स होती हैं। आप अपनी फीलिंग्स को भी मिसप्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। आप जो आप जो कहते हैं कि भाई फला मेरी फीलिंग्स होगी, वो होती नहीं है। नंबर 1, many of life's big decisions involve predicting our future feelings। यानी काफी जो आप अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं वो आप अपनी उसमें आपकी अपनी फ्यूचर की फीलिंग्स होती हैं कि भाई मैं ये चीज कर रहा हूं ताकि मैं खुश हो जाऊं, मैं अपना घर खरीदना चाहता हूं ताकि मैं खुश हो जाऊं। आपके अपने घर आने के बाद 2 दिन खुशी होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप यूज्ड टू हो जाते। कोई भी चीज यूज्ड टू हो जाती है आपको फिर उतनी खुशी नहीं देती। नंबर 2, would marrying this person lead to lifelong contentment? कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फेक्शन, यानी अगर मैं फला बंदी या बंदे से शादी करती हूँ या करता हूं तो क्या ये चीज मुझे पूरी जिंदगी मुतमईन रखेगी? आप कहते हैं हाँ मुझे मुतमईन रखेगी, लेकिन दर हकीकत आप गलत प्रेडिक्ट कर रहे होते अपनी फीलिंग्स को। नंबर 3, would entering this profession make for satisfying work? यानी आप कहते हैं कि भाई ये काम जो मैं करूंगा ना ये मुझे सेटिस्फेक्शन देगा, आप ये सोच रहे होते, लेकिन जब आप हकीकत में वो काम करेंगे तो आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। ऐसे आपकी लाइफ में हो चुका होगा, आपने कहा होगा बस मैं ये दुकान खोलूंगा, ये काम करूंगा, मेरी जिंदगी बन जाएगी, लेकिन 1 माह के बाद आपको वो दुकान बंद करना पड़ता है क्योंकि आपको वो सेटिस्फेक्शन वो दुकान देते ही नहीं है। नंबर 4, would going on this vacation produce a happy experience? यानी आप कहते हैं कि भाई मैं वेकेशन पे जाऊंगा कोमरी घूमने तो उससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, अच्छे तजुर्बात होंगे, लेकिन जब आप घूमते हैं तो वहां पे भी आप कहते नहीं यार इतनी खुशी नहीं मिली जितना मैंने सोचा था। नंबर 5, और would the likely results be divorce, job burnout and holiday disappointment? बेटा ये तीनों चारों चीजें जो है वो ऊपर जो हम पॉइंट नंबर 1 2 3 4 डिस्कस करके आए उसके हैं। फॉर एग्जांपल आपने पॉइंट नंबर 2 में कहा कि एक इस बंदे के साथ शादी करने से मुझे मुतमईन इत्मीनान मिलेगा या डिवोर्स मिलेगा। वुड एंटरिंग दिस प्रोफेशन, इस काम करने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी या जॉब बर्नआउट। बेटा जॉब बर्नआउट ये होता है कि अपने काम से खफा खफा रहना, उसमें सुकून ना आना, आप जबरदस्ती उस काम पे जाते हैं, आपका दिल नहीं करता वो काम करने के लिए, उसको कहते हैं जॉब बर्नआउट। आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, जॉब बर्नआउट या सेटिस्फाइंग वर्क, हैप्पी एक्सपीरियंस या हॉलीडे डिसअपॉइंटमेंट? आप एक्चुअली आप अच्छा
प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं ऊपर वाली चीजें, लेकिन कभी कभी ये नीचे वाली चीजें हो जाती हैं, डिवोर्स हो जाता है, जॉब बर्नआउट हो जाता है और डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। नंबर 6, समटाइम्स वी नो हाउ वी विल फील, कभी कभी हमें पता होता है कि हम कैसा फील करेंगे इफ वी फेल दैट एग्जाम, विन दैट बिग गेम, यानी हम ये सोच रहे होते हैं कि अगर मैं एग्जाम में फेल हो गई या फेल हो गया मेरी तो कयामत आ जाएगी, लेकिन कयामत नहीं आती बेटा। विन दैट बिग गेम, अगर फला कंपटीशन में मैं फर्स्ट आ गया तो मैं मेरी तो लाइफ बन जाएगी, लेकिन आप लोगों को याद होगा अगर आपने कोई कहीं पे कोई फर्स्ट पोजीशन ली होगी तो उस एक दिन आपको थोड़ी खुशी मिलती है, दूसरे दिन बकरियां ढेर सारी बराबर हो जाती है, यानी जो हार गए फेल गए जीत गए सारे की एक जैसी फीलिंग होती है। तो ये आप मिसप्रेडिक्ट कर रहे होते हैं अपनी फीलिंग्स को भी। नंबर 7, we know what exhilarates us and what makes us anxious or bored, हमें पता होता है कि कौन सी चीज हमें हमारी एनर्जी खत्म कर देती है, हमें बोर करती है, हमें बेचैन रखती है। नंबर 8, अदर टाइम्स वी में मिस प्रिडिक्ट अवर रिस्पॉन्सेज, यानी कभी कभी हमें पता भी होता है और बाज़ औक़ात हम मिस प्रिडिक्ट कर जाते हैं अपने फीलिंग्स को या अपने रिस्पॉन्सेज को, हम समझ रहे होते हैं कि इस तरह का होगा लेकिन अपोजिट हो जाता है। नंबर 9, asked how they would feel if asked how they would feel if asked sexually harassing questions on a job interview, यानी आपसे आपसे पहले पूछा जाता है अगर आप जो है जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपसे सामने वाला थोड़ा हरासिंग क्वेश्चन पूछता है, सेक्सुअली हरासमेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा सीएसएस वाले जाते हैं तो उनसे ये कहते हैं हाँ भाई अगर आपकी बहन का मैं रिश्ता ले लूं आपके बाबा से तो आप उस पर एग्री करेंगे, इस तरह के वो लोग क्वेश्चन कहते हैं ताकि आपका आपके गुस्से को देख लें, ठीक है। तो आप कहते हैं कि नहीं भाई, मोस्ट वुमेन स्टडीड सेड दे वुड फील एंग्री, यानी खवातीन से अगर ये पूछा जाता है आपसे इंटरव्यू के दौरान अगर सेक्सुअली हरासिंग क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपका रिस्पांस क्या होगा, वो खवातीन कहती है कि हमें गुस्सा आ जाएगा अगर इस तरह के सवाल पूछेंगे, लेकिन हकीकत में क्या होता है। नंबर 10, व्हेन एक्चुअली आस्क्ड, यानी हकीकत इंटरव्यू के बाद जब देखा जाता है और इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउएवर वुमेन मोर ऑफन एक्सपीरियंस्ड फेयर, उन्होंने क्या कहा था हमें गुस्सा आएगा, लेकिन इंटरव्यू में उन्होंने क्या फील किया, फियर, यानी उनको खौफ आ गया, उन्होंने कहा था कि हमें गुस्सा आएगा और एक्चुअली हकीकत में उनको खौफ आया, तो उन्होंने मिसप्रेडिक्ट किया। जी बेटा, जी बेटा, कौन कौन पूछ रहा था? अच्छा, पॉइंट नंबर 11, people have mispredicted how they would feel sometime after a romantic breakup, यानी उनका ब्रेकअप हो जाएगा तो वो कैसा फील करेंगे। अक्सर आपको डिजास्टर दिख रहा होता है कि भाई तलाक हो जाएगी या फला चीज हो जाएगी तो फिर तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इस तरह के ख्यालात। रिसीविंग अ गिफ्ट, आपको अगर गिफ्ट मिलेगा तो आप कैसा फील करेंगे, आप कहते हैं मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। लूजिंग एन इलेक्शन, आप इलेक्शन हार गए तो कैसा फील होगा, वो कहते हैं मुझे बड़ा टॉर्चर होगा। विनिंग अ गेम, आप अगर कोई गेम जीत जाएंगे तो कैसा फील करेंगे, वो कहता है मैं बड़ा बहुत खुश होंगे। एंड बीइंग इंसल्टेड, अगर आपकी बेइज्जती हो जाएगी तो वो कहते हैं मैं इन्फ्यूरिएट फील हो जाऊंगा, मुझे गुस्सा आ जाएगा। लेकिन आप हमेशा अपोजिट में चले जाते हैं, यानी जो आप सोचते हैं उसके उलट आप फील करते हैं। नंबर 12, अंडर ग्रेजुएट्स हु एक्सपीरियंस्ड अ रोमांटिक ब्रेकअप, यानी वो जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं, यानी आप लोग अंडर ग्रेजुएट हैं तो उनका अगर यानी ब्रेकअप हो जाता है तो वर लेस अपसेट, यानी वो इतने अपसेट नहीं थे जितना कि वो सोच रहे थे। आफ्टरवर्ड देन दे प्रेडिक्टेड दे वुड, यानी इतना वो डिस्टर्ब नहीं हुए थे जितना कि वो सोच रहे थे कि वो डिस्टर्ब होंगे ब्रेकअप के बाद। बेटा 1 मिनट, आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क, 1 मिनट। Sorry for disturbance, beta. Can you hear me?
Yes, sir. It's okay, sir. अच्छा, point number 13, their distress lasted just about as long as they thought it would. यानी इतना जितना वो सोच रहे थे कि हम इतना परेशान रहेंगे, डिस्ट्रेस होंगे, उतना यानी नहीं चला उनका. But the heartbroken students were not as hard hit as they imagined they would be. यानी वो कहते ना दिल टूट जाएगा, वो स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो कि वो बंदा सोच रहा था. इट मींस उसने अपनी फीलिंग्स को मिसप्रिडिक्ट किया. पॉइंट नंबर 14, European track athletes similarly overestimated how badly they would feel if they failed to reach their goal in an upcoming meet. बेटा एथलीट्स आपको पता है कि वो दौड़ते हैं, तो उन पर रिसर्च की गई, तो उनको कहा गया अगर आप लोग जो है वो यानी फेल हो गए और आप ना पहुंच पाए अपने टारगेट पर विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, तो आप कैसा फील करेंगे. उन्होंने जितना बताया था कि हम इतना बुरा मूड हो जाएगा, इतना बुरा होगा, जितना वो देख रहे थे अपने आप को कि हम इतने बुरे फील करेंगे, और जब वो हार गए, वो नहीं पहुंच पाए, बाद में उनका मूड चेक किया गया तो उतना बुरा उन्होंने फील नहीं किया, वो नॉर्मल थे. अच्छा बेटा, इससे इससे एक हमें लर्निंग होती है, प्लीज वो आप अपने माइंड में रखें कि चीजें हमेशा मुश्किल दिखती हैं इमेजिनेशन में, लेकिन हकीकत में उतनी खौफनाक चीजें नहीं होती जितना कि हम समझ रहे होते हैं. ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल भी है कि जो चीजें आपके दिमाग में जितनी ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रही होती हैं, हकीकत में वो उतनी ज्यादा मुश्किल या खौफनाक नहीं होती. इज इट क्लियर? Yes, sir. अभी लास्ट पॉइंट में क्या सीखा हमने, कोई बताएगा? यस सर, चीजें हमेशा इमेजिनेशन में मुश्किल होती है मगर हकीकत में वो मुश्किल नहीं. बेटा रिपीट करें प्लीज. जो हम सर, चीजें हमेशा इमेजिनेशन में मुश्किल होती है मगर वो हकीकत में मुश्किल नहीं होती. कोई एग्जांपल बताए मरियम. सर इट्स मीन कि हम कोई भी काम कर रहे हो, मतलब एज असाइनमेंट हमें मिलता है तो हमें बहुत मुश्किल लग रहा होता है शुरू से. जब हम उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो हमें इजी फील होता है, हम करके डन भी करके दे देते हैं. अच्छा, मैं आपको एक मिसाल सुनाता हूँ. फॉर एग्जांपल अभी रमजान आ रहा है, काफी लोग होते हैं वो रोजा रखते ही नहीं है, ठीक है. अच्छा, उनको हाँ, कहा जाए रोजा रखें तो वो कहते हैं यार बड़ा मुश्किल है, हमें प्यास लगेगी, हमारी बुरी हालत हो जाएगी. वो माइंड में ये सारी चीजें सोच रहे होते. लेकिन अगर जबरदस्ती कोई इनसे रोजा रखवा ले तो शाम तक वो कहते हैं यार हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो कुछ फील ही नहीं हुआ, दिन गुजर गया. बात समझ में आ गई? यस सर. अच्छा, दूसरी बात, आप कहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल जो नए नए होती है ना, नई नई मम्माएं होती है, शादी होती है, अल्लाह पाक उनको खुशियां देते हैं, तो वो कहती हैं बच्चा पैदा होगा, तकलीफें होंगी, फिर रात को जागना पड़ेगा, ये वो इतनी दुश्वारियां होंगी, कैसे हो पाएगा. तो जब हो जाता है तो वो कहते हैं यार चीजें तो इतनी मुश्किल थी नहीं जितना मैंने उनको माइंड में बना लिया था. और कोई मिसाल? सर जैसे कोई बंदा पहली दफा कोई इंटरव्यू के लिए जाता है या किसी कहीं भी सीवी ड्रॉप करने जाता है तो उसके दिमाग में एक खौफ होता है कि पता नहीं क्या होगा, वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जब वो होके आ जाता है तब वो कहता है कि नहीं ऐसा तो कुछ था ही नहीं. एग्जैक्टली. एक आखिरी मिसाल मैं आप लोगों को बताता हूँ. अक्सर ये मर्द हज़रात जो है ना वो फील करते हैं. बाज़ औक़ात मेरी मिसेस मुझे कहती थी कि भाई आज घूमने चले, ये वो, तो मुझे थोड़ा घूमना फिरना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मैं चाहता हूँ घर में बैठकर कोई किताब पढ़ा जाए. तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ यार अब जाऊंगा, ट्रैफिक होगी, ये वो, रास्तों पे बड़े हुजूम, और मुझे जो है ना वो जो अक्सर मोड़ आते हैं ना तो वहां से गाड़ी यानी मोड़ाने में थोड़ा खौफ भी होता है, कैसे होगा, क्या होगा. तो ये पूरी यानी फिल्म माइंड में चल रही होती है जो मुझे यानी नहीं जाने देती. लेकिन दरअकीकत जब बंदा चला जाता है तो उस तरह का कोई भी सीन बाहर नहीं होता है. इज इट क्लियर बेटा? यस सर. अच्छा, नंबर 15, people overestimate
how much their well-being would be affected by warmer winters, weight loss, more television channels or more free time. ओवर एस्टिमेट बेटा किसको कहते हैं? ओवर एस्टिमेट। ज्यादा सोचना। जी ज्यादा, यानी ज्यादा की तमन्ना। क्या? ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल आपने पेपर किया, आपका पेपर एक्चुअली 60 का है और आप 80 एक्सपेक्ट कर बैठे हैं। आपने क्या किया? अपनी परफॉर्मेंस को ओवर एस्टिमेट कर दिया है। ठीक है बेटा? तो यानी जितनी वैल्यू है उससे ज्यादा की तलब रखना, उम्मीद रखना, इसको कहते हैं ओवर एस्टिमेट। तो लोग जो वो अपनी वेलबींग यानी खुशी को क्या करते हैं? ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं। वार्मर विंटर्स यानी जब गरम गरम हवाएं होंगी तो हम खुश हो जाएंगे। जब हमारा 80 किलो का वजन 60 किलो हो जाएगा तो हम हवा में उड़ना शुरू कर देंगे। अभी 150 चैनल हैं, 250 चैनल आ जाएंगे, हम और ज्यादा खुश हो जाएंगे। फ्री टाइम होगा तो हम संडे का कितना बेदर्दी से इंतजार कर रहे होते हैं, यार संडे आ जाए, संडे आ जाए। और फिर संडे आता है तो हाथों में से किस तरह से फिसल जाता है संडे, कुछ पता ही नहीं चलता। Number 16. Even extreme events such as winning a state lottery and suffering a paralyzing accident, यानी पूरे पाकिस्तान में एक लॉटरी है जिसमें आपको करोड़ों रुपए, ये हमारे पास तो नहीं होता, अमेरिका में, बर्तानिया में ये लॉटरी सिस्टम होता है, लोगों के 1-1 करोड़ डॉलर निकलते हैं। तो उनसे पूछा जाए भाई अगर आपका 1 करोड़ डॉलर निकल जाए, यानी अभी पाकिस्तानी 1 करोड़ डॉलर कितने? 155 करोड़ रुपए आपके पास आ जाए तो आप देखें 1 करोड़ में कितना प्यारा घर मिल जाता है। आपके इतने पैसे आ जाएंगे, मैं तो बस फिर तो मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। लेकिन आप समझते हैं बेटा जिस दिन आपकी लॉटरी खुलेगी आप खुश हो जाएंगे। हेलो? यस सर। नो सर। जी सर। आप यस सर। एक बात मैं आपको बताऊं, जब आपकी लॉटरी खुल जाएगी उस वक्त से आपकी परेशानियां पहले से परेशानियां ज्यादा हो जाएंगी, पहले से ज्यादा। यस सर। पता है क्यों? लेकिन सर कई मसले हल भी तो होंगे ना। नहीं, आप कहेंगे कि भाई अब लोगों को पता चल गया है इसके 160 करोड़ रुपए निकले हैं, अभी लोग मुझे पता नहीं कहीं से उचक ना जाएं, मुझे अगवा ना कर जाएं, मेरे पैसे छीन ना जाएं, इन पैसों का मैं क्या करूं, ये सारी परेशानी आ जाएंगी। और पैसा नहीं था तो आप सुकून के साथ है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, मिल गए तो उनको अटैक हो जाए। हाँ, दूसरी बात सफरिंग अ पैरालाइजिंग एक्सीडेंट, यानी आप समझते भाई अल्लाह खैर करे अगर कभी कोई कार के नीचे आप आ जाएं, आप कहते भाई मैं तो बहुत ज्यादा पता नहीं क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है। लेकिन बाद औक़ात जो कार के नीचे भी आ जाते हैं वो बच जाते हैं, उनकी जिंदगी हो रही होती है। तो जितना बुरा आप सोच रहे थे फ्यूचर आपका, लेकिन वो उतना बुरा होता नहीं होता। हाँ, हमारे पड़ोस में एक रहते थे बंदे, उसका एक बेटा था, वो थोड़ा दरवेश टाइप था, यानी वो नॉर्मल नहीं था। तो हमेशा यानी कहा करता था यार मेरे बाद पता नहीं क्या होगा, मेरे बाद पता नहीं क्या होगा इसका। अब आज वो इस दुनिया में नहीं है और हम देखते हैं वो चल फिर रहा है, घूम रहा है, जो कि उसकी पापा की यानी जब उसका बाबा जिंदा था तब भी वो इस तरह था, आज भी इस तरह है, कोई इतना यानी फर्क नहीं पड़ा। पहले भी हंसता था आज भी हंसता है, पहले भी परेशान होता था आज भी परेशान होता है। अच्छा, नंबर 17, asked assistant professors to predict their happiness a few years after achieving tenure or not। यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, जब उनसे पूछा गया आपको अगर कुछ सालों के बाद टेन्योर फिर दोबारा मिल जाएगी, भाई आपको 5 साल के लिए फिर हम रख रहे हैं, आपकी यानी कंफर्म हो जाएगी जॉब 5 साल के लिए, तो आप कितने खुश हो जाएंगे? मोस्ट बिलीव्ड अ फेवरेबल आउटकम, कि भाई हम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, वाज इंपॉर्टेंट फॉर देयर फ्यूचर हैप्पीनेस। तो उन्होंने कहा कि पॉजिटिव आउटबैक होगा, टेन्योर मिलेगा तभी हम खुश हो पाएंगे। लेकिन हकीकत में, अच्छा, ए लूजिंग माय जॉब वुड क्रश माय लाइफ्स एम्बिशंस, वो कहता है कि जब मेरी नौकरी चली जाएगी तो मेरी एम्बिशंस खत्म हो जाएंगे, मेरे ख्वाब चिकनाचूर हो जाएंगे, इट वुड बी टेरिबल, ये बहुत खतरनाक हो जाएगा मेरे लाइफ के लिए। इस तरह की सोच वो सोच रहे थे। नंबर बी, Yet when surveyed several years after the event, यानी जब उनकी जॉब चली गई और जॉब चली जाने के बाद कुछ सालों के बाद उनको सर्वे किया गया, those denied tenure were about as happy as those who received it, यानी जिनको टेन्योर मिला था वो भी उतने ही खुश थे
जिनको टेन्योर नहीं मिला था वो भी उतने ही खुश थे जितना वो सोच रहे थे कि हम परेशान हो जाएंगे, हमारी लाइफ टेरिबल हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ उनके साथ। सी, इन फोकसिंग ऑन द नेगेटिव इवेंट, जब आप नेगेटिव इवेंट को फोकस कर रहे होते हैं, वी डिस्काउंट द इंपॉर्टेंस ऑफ एवरीथिंग एल्स। आप सिर्फ उस एक नेगेटिव चीज को देख रहे होते, अल्लाह ना करे अब्बा को कुछ हो गया, भाई आसपास में जो दूसरी पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में फिर आने वाली होती हैं, आप उनको देखते ही नहीं है। That contributes to happiness and so over predict our enduring misery। बेटा आप जब कभी कोई नेगेटिव चीज इमेजिन कर रहे होते हैं ना, तो बेटा उस नेगेटिव चीज के साथ एक वो नेगेटिव चीज आपकी लाइफ में आती है, तो 9 पॉजिटिव चीजें भी आ रही होती हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आपके दिमाग की कैमरा फोकस सिर्फ उस एक नेगेटिव चीज पर होता है और आप उन पॉजिटिव चीजों को हाईलाइट नहीं कर पाते। इसीलिए आप ओवर एस्टिमेट करते हैं फीलिंग्स को कि हम बहुत बुरा फील कर रहे होंगे, लेकिन जब वो मीठी चीजें आती हैं आपकी लाइफ में, पॉजिटिव चीजें आती हैं, तो वो आपके उस कड़वाहट वाले एक्सपीरियंस को काफी हद तक कम कर देती हैं। डी, moreover people neglect the speed and the power of their psychological immune system। बेटा आपको पता है इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम आपकी बायोलॉजी में, आपकी जिस्म में एक सिस्टम है जो बाहर से आने वाली बीमारियों से लड़ता है और आपको बीमार नहीं होने देता, उसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो बिल्कुल वही इम्यून सिस्टम आपके साइकोलॉजी में भी होता है, यानी आपके माइंड में मुश्किलात से लड़ने की कुवत होती है, लेकिन हमें उसका पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर कितनी कुवत है। which includes their strategies for rationalizing, यानी स्ट्रेटजीज, हमारे माइंड में स्ट्रेटजी होती है कि हम वक्त के साथ साथ, आपने ये तो सुना होगा ना, वक्त बहुत अच्छा मरहम होता है, बड़े बड़े दुखों पर वो मरहम रख देता है वक्त। ठीक है बेटा, तो हमारे माइंड में इस तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं कि नेगेटिव चीज से वो यानी सुलह कर लेती हैं, रेशनलाइजिंग, डिस्काउंटिंग, फॉरगिविंग एंड लिमिटिंग इमोशनल ट्रॉमा, यानी ये जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उनसे फाइट करने की सलाहियत हमारे माइंड में पहले से मौजूद होती है, जिसका हमें पता ही नहीं होता। इस वजह से हम ओवर एस्टिमेट कर रहे होते हैं नेगेटिव आउटकम्स को। लास्ट पॉइंट जो बेटा हमने शुरू में स्टार्ट की थी, वी आर ऑफन स्ट्रेंजर टू अवर सेल्फ, हम अपने आप से ही यानी बेगाने होते हैं, हमें इतना पता ही नहीं होता कि हम हमारे अंदर में क्या क्या सलाहियतें होती है। इसीलिए सुकरात भी कह गया, नो थाई सेल्फ, अपने आप को जानो, और लाओ त्सू ने भी कहा कि अगर आप दूसरों को जानते हैं तो आप लर्नड हैं, और अगर आप अपने आप को जानते हैं तो आप इनलाइटेंड हैं। और आप इनलाइटेंड किसको कहते हैं? वो बंदा जिसको आने वाली चीजें भी दिखें और जितना उनका वजन है उतनी दिखें। अगर कोई चीज 5 किलो की है तो उनको 5 किलो ही दिखे, 5 किलो की चीज 20 किलो की ना दिखे उनको। ये है इनलाइटेंड पर्सन की खुसूसियत। इज इट क्लियर? यस सर। तो बेटा आप आज आप कमिटमेंट करते हैं कि हमें इनलाइटेंड बंदा बनना है या लर्नड बनना है? सर इनलाइटेंड बनना है। यस सर। जी बेटा, कुछ पूछना हो, कुछ शेयर करना हो? हेलो? नो सर। नो सर। अच्छा बेटा, अब ये जी सर, आपकी डॉटर की तबीयत कैसी है? आपने कहा था, मैसेज किया था, हॉस्पिटलाइज थी वो। यार 2 दिन पहले उसको बहुत बुखार था और मोशंस थे और उसको गैस्ट्रो हो गया था। अब कल शाम हम माशाल्लाह हॉस्पिटल से अल्लाह के फजल करम से डिस्चार्ज होकर आ गए। अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है वो। और अभी दूसरी बात आप लोगों से शेयर करनी थी कि हमें यानी फिर अपॉइंटमेंट मिली है ट्यूसडे वाले दिन 11:30 बजे, वो मैं आप लोगों से मैसेज भी शेयर कर देता हूँ। तो आप लोगों की क्लास होती है 12 बजे ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है बेटा, लेकिन 11:30 बजे हमें वहाँ पे पहुँचना है। तो मैं ये चाह रहा था कि ट्यूसडे वाले दिन हमारी जो क्लास है वो हम रात को 8:30 बजे ऑनलाइन करें। आप लोग करेंगे इस तरह? ओके सर। यस सर। ओके सर। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह ताला हमारी ट्यूसडे वाली क्लास जो है वो रात को 8:30 बजे होगी। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा सिद्रा बेटा, आप जो मुझे अटेंडेंस जो है ना स्नैपशॉट नहीं भेजेंगी, उसमें से नाम देखकर एक पूरी लिस्ट बनाएंगी, वो आप मुझे भेजेंगी, और फिर अलग से एक पेज पर जो जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उनके नाम भी आप जो है वो मुझे भेजेंगी, ऊपर लिख करके पार्टिसिपेट।
सर एक और बात सर, मैंने जैसे कि जी कहें सर। तीसरी बात ये कि बेटा जितने भी यहाँ पे क्लास जिन्होंने लिया है या पार्टिसिपेट किया है बेटा, मेरा ये होता है कि मैं आपकी अटेंडेंस फिल करके फौरन आपको जो वो सेंड कर देता हूँ। ठीक है बेटा, आपने वो अटेंडेंस भी चेक करनी है कि बाया मेरी अटेंडेंस लगी हुई है नहीं। अगर आपकी अटेंडेंस नहीं लगी हुई है तो आप क्या करें, जो क्लास में आपने स्नैपशॉट लिए हैं उसकी तस्वीरें मुझे भेजकर और अपना नाम लिखकर सर मैं था और मेरी अटेंडेंस नहीं है, वो मैं लगा लूंगा, कोई इशू नहीं है। और काफी बच्चे जो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि सर आज मेरा टेस्ट था, ये था, मैंने क्लास नहीं लिया, आप मेरी प्रेजेंट लगाएं। बेटा ऐसा नहीं होता, पॉलिसी में आपको बता चुका हूँ। अभी हमारा क्लास हुआ है, आज रात 12 बजे तक आप अगर ये लेक्चर सुनकर और उनके नोट्स बनाकर आप मुझे भेजते हैं तो आपकी प्रेजेंट लग जाएगी। कल सुबह को मैं बाकी मानदा जितने भी बच्चे होते हैं जिन्होंने ना तो क्लास में को अटेंड किया ना तो रात 12 बजे तक वो मुझे स्नैपशॉट भेजते हैं, उनके नाम के आगे मैं रेड पेन से ए लगा लेता हूँ दूसरे दिन, उस दिन मैंने हरगिज नहीं लगाता। ठीक है बेटा। सर मुझे आपसे ये पूछना था जी सर, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो फर्स्ट सेशन में नहीं थे, सेकंड में थे, कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल दोनों में नहीं थे, लास्ट में आए। तो अब मैं आपको फिर उन सबके सेशन वाइज करके भेजूं या बस सबकी अटेंडेंस ही भेज दूं एक साथ? मैंने जो लिखा है वो इस तरह लिखा है कि फर्स्ट सेशन में ये बच्चे थे, सेकंड में ये, थर्ड में ये। बेटा आप अगर किसी ने एक लिया है दूसरा नहीं भी लिया, आप उनके भी नाम भेज दें क्योंकि प्रेजेंट तो था क्लास में। अब अगर कोई बच्चा है ये गेम खेलता है कि भाई चलो किसी भी एक में जाता हूँ बाकी दो में नहीं जाता, तो बेटा ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी अटेंडेंस लगा लिया करूंगा, अगर आप लोग कहते हैं तो एक सेशन में भी आपकी अटेंडेंस लगा लिया करूंगा, लेकिन कोशिश करें A to Z आप अपने क्लास में मौजूद रहें, इसमें आपका अपना फायदा होता है। वो जो बच्चा होता है ना कड़वी दवाई, उसको फिलहाल आपको कड़वी दवाई दिखेगी यार, 1.5 घंटा पौने 2 घंटे कौन बैठे क्लास में, लेकिन मेरे बेटे मेरी बेटियां ये आप लोगों के अपने फायदे के लिए होती है चीज। ये चीजें लेक्चर सुनकर आप खुद इनलाइटेंड बंदे बन जाएंगे जिसका आपकी लाइफ में बड़ा पॉजिटिव असर होगा। ठीक है बेटा? बिल्कुल सर। ओके बेटा। जी सर हमने वर्कशॉप ली थी मीडिया की, तो उस डे की क्लास की आप अटेंडेंस लगाएंगे हमारी? बेटा वो एब्सेंट लग चुकी है। दरअसल मसला ये है कि देखिए बेटा, मेरी बात सुने, प्रेजेंट का ये मकसद होता है कि आप अगर मेरे क्लास में चेयर पे बैठकर मेरी लेक्चर को सुनते हैं तो आप प्रेजेंट हैं। आप अगर प्रेजेंट ऑडिटोरियम है तो वहां भी आपकी प्रेजेंट लगेगी, आप तो यहाँ पे एब्सेंट हैं। ठीक है बेटा? और जो यूनिवर्सिटी में फिजिकल क्लास होती है ना, फिजिकल क्लास, उसका भी तरीकेकार मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल किसी सहेली या किसी दोस्त से वो चीजें लेता है कि भाई आज सर ने क्या क्या शेयर किया था, वो नोट्स लेकर अपने बनाकर अपनी अंडरस्टैंडिंग एज इट इज नोट्स नहीं, नीचे अपने मिसालें भी लिखेगा, मैं उनको पढ़ूंगा, हाँ भाई बच्चे ने फिर अपनी मेहनत भी की, अपने मिसाल भी लिखे हैं, तो फिर मैं फिजिकल क्लास में भी उसकी अटेंडेंस लगा लूंगा। अगर वो इस तरह से मिस क्लास के नोट्स वगैरह यानी ये पढ़ के मुझे सेंड करता है तो मैं उसकी भी फिर प्रेजेंट लगा लूंगा। लेकिन ये जो नहीं होता बता देता यानी मैसेज कर ला सर मैं नहीं आ रहा मेरी प्रेजेंट लगा लीजिएगा, इस तरह का केस नहीं चलेगा। हमें थोड़ा इम्प्रूव करना है, अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा बेहतर बनाना। ओके सर, ओके सर। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।